Hello everyone, respected teachers and my dear students. Before starting our lecture, I have to introduce myself. My name is Aryan Bhuria, student of BSc Nursing second year, IIMS College of Nursing, Indore. So, without wasting our time, let's start our topic. Today we are going to deal with a topic named SARS. Before we study SARS, we have to know what is coronavirus, because coronavirus is related to our topic SARS. कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली के वायरस होते हैं जो कि हमें माइल्ड से लेकर सीवियर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, जो कि हमारा टॉपिक है। ये सब तो आपको पता चल गया कोरोना वायरस क्या होता है। अब मैं इसके टाइप बताऊंगा आपको। कोरोना वायरस 100 टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें से 7 वायरसेस को ही बताया गया है कि वो ह्यूमन को डिसीज़ कोज कर सकते हैं। तो इन कोरोना वायरसेस को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस और दूसरा है अदर ह्यूमन कोरोना वायरस। जो 4 कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस है वो है 229E, NL63, OC43, HKU1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 229E, NL63, OC43, HKU1। अब अदर ह्यूमन कोरोना वायरस कौन कौन से हैं? ये जो अदर ह्यूमन कोरोना वायरस होते हैं ये बहुत ही डेंजरस माने गए हैं, क्योंकि ये पहले एनिमल में इन्फेक्शन कॉज कर सकते थे, फिर इन्होंने विकसित हुए ये, और लास्ट में फिर ये ह्यूमन्स में फैलने लगे, और ये हाई रिस्क पे होते हैं। और ये कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है SARS-CoV एंड सेकंड है MERS-CoV और थर्ड है SARS-CoV-2। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। SARS-CoV फर्स्ट वाला जो वायरस है वो बताऊंगा, SARS-CoV। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो वायरस है SARS-CoV चाइना में देखा गया था 2002 में, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये 2002 में उस समय चमगादड़ में पाया जाता था, फिर ये दूसरे एनिमल्स में फैला, फिर धीरे धीरे जब ये विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ, तो ये ह्यूमन्स में फैलने लगा। इस तरह से ये फैलता था SARS उस समय। अब SARS होता क्या है? SARS एक संक्रामक और घातक श्वसन रोग है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होता है। और ये सबसे पहले एक डॉक्टर ने फाइंड किया था जो कि इटालियन डॉक्टर थे, कार्लो अर्बानी। वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को फाइंड किया था, और ये पहली बार देखा गया था उस समय। डॉक्टर अर्बानी WHO ऑफिसर थे पहले, जो कि जिन्होंने एक अमेरिकन बिजनेसमैन के अंदर ये वायरस देखा गया था, जिसे हनोई में वियतनाम कंट्री में देखा गया था। डॉक्टर अर्बानी की अर्ली डिटेक्शन की वजह से इसकी जांच पड़ताल बढ़ा दी गई, जिससे जो इस डिसीज से पीड़ित हुए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया और हॉस्पिटल स्टाफ को बचा लिया गया। इसको फोशान गुडंगडोंग चाइना 16 नवंबर 2002 को देखा गया था सबसे पहले। उस समय 8000 से ज़्यादा व्यक्ति इससे ग्रसित हुए थे, और 29 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ और टेरिटरीज इन्फेक्ट हुई थी। उसमें से 774 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इसका जो ड्यूरेशन था, ये कब तक फैला था, ये करीब 8 महीने था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। इसका खात्मा 5 जुलाई 2003 तक रहा, लेकिन कुछ केसेस 2004 में भी पाए गए। और जो अभी 2019 में जिस वायरस से हम लड़ रहे हैं वही इसका दूसरा रूप है, जिसे SARS-CoV-2 बोलते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आगे। जो कोरोना वायरस होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी डिसीज़ कॉज कर सकता है ह्यूमन्स में,
बट ये एनिमल्स में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लीवर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ भी कॉज कर सकता है। और जो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 7 डेज, बट कुछ केसेस में इसके सिम्टम्स 10 दिन के बाद भी दिखते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट द राइट टेम्परेचर एंड अंडर द राइट कंडीशन। हाँ, तो अब मैं आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा, इसके लक्षण SARS के। ये जनरली बुखार के साथ देखा जाता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस। और इसमें और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेडेक, ओवर फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बॉडी एक्स एंड चिल्स, सोर थ्रोट, कफ, न्यूमोनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सिया जिसे हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ बोलते हैं, और डायरिया कुछ केसेस में देखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि SARS स्प्रेड कैसे होता है। SARS वायरस है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलता है एक दूसरे से। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में रहता है क्लोजली, तो ये डायरेक्ट फैल जाता है। जब कोई भी पर्सन है जो SARS से इन्फेक्टेड है, वो चीखता है या खांसता है, उसका मुंह बिना कवर किए हुए, तो जो वायरस होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसकी 3 फीट तक जा सकती है, जिससे दूसरे सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ये एंटर कर जाएगा और फिर उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से किस तरह से फैल सकता है, जैसे कि ईसिंग, हगिंग और शेयरिंग और ईटिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। जो भी रिसर्च की गई है वह चल ही रही है अभी तक। इसका कोई इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं बनाया गया है, फाइंड नहीं किया गया है। इसका इलाज सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी, जिससे इसके सिम्टम्स कम किए जा सके। और एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शंस को ख़त्म किया जा सके। बट एंटीबायोटिक्स देने का मतलब ये नहीं है कि SARS वायरस हील हो जाएगा। अब मैं आपको इसके कैसे बचे ये बताऊंगा। प्रिवेंशन फ्रॉम SARS। वॉश यूर हैंड्स, मतलब कि अपने हाथों को गर्म पानी से धोएं साबुन के साथ, या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करें जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल होना चाहिए। और सेकेंड है वियर डिस्पोजल ग्लव्स। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज जाते हैं तो आपको उसे छूने से पहले ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। उसके फ्लूइड्स के कांटेक्ट में, फीसेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपको जो आपने ग्लव्स पहने हैं उनको इमीडिएटली आपको थ्रो कर देना है। और थर्ड है वियर ए सर्जिकल मास्क। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एक ही रूम के अंदर है तो आपको सर्जिकल मास्क वियर करना है, जिससे हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। और वॉश पर्सनल आइटम्स। नेक्स्ट, यूज़ सोप एंड हॉट वाटर, मतलब हमको साबुन और पानी से उसके जो भी हैं यूटेंसिल्स को वॉश करना है, जैसे टॉवेल्स, बेडिंग एंड क्लॉथिंग जो इन्फेक्टेड है SARS से। और सबसे बेस्ट उपाय है जो भी हम कोविड-19 के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको पता भी है या नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है टू सेपरेट एंड रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल हु वेर एक्सपोज्ड टू ए कंटेजियस डिसीज टू सी इफ दे बिकम सिक। जो भी मतलब व्यक्ति होता है वो किसी कंटेजियस डिसीज़ के इन्फेक्ट होता है तो उसको एक अलग करके किसी रूम में रखा जाता है, जिससे पता चल सके उसको वो डिसीज़ हुई है या नहीं हुई है। आइसोलेशन का सेम इसका अपोजिट है। इसमें व्यक्ति पता होता है हमें कि बीमार है, तो उसे हम जो व्यक्ति बीमार नहीं है उससे अलग करके रखते हैं। उसी अवधि को आइसोलेशन कहा जाता है। टू सेपरेट सिक पीपल्स विथ अ कंटेजियस डिसीज
फ्रॉम पीपल हु आर नॉट सिक। मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है उसको कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं। इसको कोरोना वायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्पाइकी प्रोजेक्शंस होते हैं इसके सरफेस पे। स्पाइकी मतलब नुकीले, कांटेदार। अब सेकेंड मैं आपको MERS-CoV के बारे में बताऊंगा। MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS। ये भी WHO के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि ये जो वायरस था ये सितंबर में 2012 में सबसे पहले सऊदी अरेबिया में देखा गया था और बाद में इसके कुछ केसेस जॉर्डन में भी देखे गए थे। 2012 से लेके 2019 तक कम से कम 27 कंट्रीज़ में इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। 2400 MERS केसेस हो चुके हैं। और जो 2015 में साउथ कोरिया में भी ये पाया गया था जब इसमें 126 केसेस पाए गए थे और 36 डेथ। अकॉर्डिंग टू CDC ये जो फैला था MERS ये ट्रेवलर्स की वजह से फैला था जो कि मिडिल ईस्ट से वापस आ रहे थे साउथ कोरिया। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDPC इसमें 200 से ज़्यादा केसेस थे MERS के। 2019 में जब कोविड-19 फाइंड किया गया उस समय MERS भी फाइंड कर लिया गया था। यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन का ऐसा कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका थर्ड वायरस SARS-CoV-2 जो कि बहुत ही खतरनाक है जिससे अब हम लड़ रहे हैं प्रेजेंट। SARS-CoV-2 वायरस जो कि कोविड-19 कॉज करता है। ये एक नया तरह का प्रजाति है इसी कोरोना वायरस का जो कि 2019 में फाइंड किया गया है, जो कि सबसे पहले वुहान सिटी में देखा गया था, चाइना कंट्री में 2019 में। हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है कि जब न्यूमोनिया में ज़्यादा बढ़ोतरी पाई गई तो उनको पता चला कि ये इस वायरस की वजह से फैल रहा है, पर उसका कोई कारण नहीं था कि इस वजह से हो रहा है ये। और कुछ ही महीनों के अंदर जो SARS-CoV-2 वायरस है ये बहुत सी 100 से ज़्यादा कंट्रीज में फैल चुका था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और ये डिसीज़ कॉज करता था जिसका नाम है कोविड-19 पैंडेमिक। और ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ बोलते हैं इसको, ये एक तरह का प्रकोप माना गया है। और सारी कंट्रियाँ जितनी भी इफ़ेक्ट हुई है उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपने घर पे रहें जिससे ट्रांसमिशन को हम स्प्रेड होने से रोक सकें। ख़त्म तो नहीं किया जा सक रहा है, इसलिए सरकार ने हमें घर रहने का आदेश दिया है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कोविड-19 का। और इससे ऐसा भी है कि जो हर व्यक्ति SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 है इन्फेक्टेड अगर होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिम्टम देखे जाए। ऐसा हुआ है बहुत से केसेस में। सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कफ हो गया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फटीग। फटीग मतलब सीवियर टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ इलनेस। अब इसका कनेक्शन क्या है एनिमल्स के साथ? कनेक्शन टू एनिमल्स। कोरोना वायरस एक जोनेटिक वायरस कहा गया है इसे। दैट मीन्स कॉमनली इफेक्ट एनिमल्स सच एस। ये एनिमल्स में जब फैला था ह्यूमंस में फैलने से पहले बर्ड्स में, बैट्स में, कैमल में और पिग्स में देखा गया था। अब मैं आपको बताऊंगा इससे प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं आप कोरोना वायरस से, जो कि 2019 में भी आया है कोविड-19। उससे आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं खुद को। तो हमारा जो CDC सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड करते हैं कि हमें कपड़ों से बना मास्क पहनना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, जिससे हम इसका स्प्रेड होना रोक सकते हैं। 6 फुट डिस्टेंस बना के मेंटेन करके रखनी है हमें। ये हमें इस कोरोना वायरस स्प्रेड होने से हेल्प करेगा। हमें कपड़े के मास्क पहनने का इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्रिटिकल है, क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं हो सकते रिजर्व सर्जिकल मास्क एंड N95 रेस्पिरेटर्स।
ऐसा हेल्थ केयर वर्कर्स का कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा एंटीवायरल एजेंट्स जो कि यूज़ किए जाते थे उस समय 2002 में, जब SARS-CoV फर्स्ट वाला जो इसकी प्रजाति थी उसको ट्रीट करने में हेल्प करने में काम आते थे। पहला है राइबाविरिन। ये राइबाविरिन है जो कि एक ड्रग है जो SARS को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता था। ये 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को दिया गया था हांगकांग में। ये इसलिए दिया जाता था क्योंकि इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते थे जो कि सेकेंड ड्रग माना गया है, जो कि सबसे पहले चाइना में यूज़ किया गया था। उसके बाद हांगकांग में इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया SARS के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा जो अभी हाल ही में नई डिसीज़ आई है 2019 में, कोविड-19 पेंडेमिक। उसके लिए अभी एक टैबलेट निकाला गया है जिसका नाम है फेबीफ्लू 200 mg स्ट्रिप्स ऑफ 34 टैबलेट्स, जिसका जो प्राइस है वो है 3,325 रुपीज़ ओनली, जो कि मैन्युफैक्चर्ड की गई है ग्लेनमार्क नाम की कंपनी से। ये इंडियन कंपनी है। आज मैं आपको बताऊंगा फेबीफ्लू टैबलेट क्या है। फेबीफ्लू टैबलेट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 डिसीज इन एडल्ट्स अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ फेबीफ्लू 200 mg। कब हमें यह फेबीफ्लू टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए? अगर आपको इस ड्रग से एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें, और इसे प्रेग्नेंट वुमेंस को या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसके जो एक्शन होते हैं वो। और जो लीवर या फिर किडनी से रिलेटेड डिसीज है किसी व्यक्ति को तो उसे भी नहीं दे सकते। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं फेबीफ्लू के? डायरिया हो सकता है कम केसेस में, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट, WBC लेवल कम हो सकता है, इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम्स, और साइकेट्रिक सिम्टम्स भी दिख सकते हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। ये जो फेबीफ्लू टैबलेट है जो कि अभी माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेंडेमिक को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा रही है इंडिया में, इसका आविष्कार पहले हो चुका था 2014 में। जापान में ये इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरल एजेंट माना गया है। इसी वजह से अभी 2020 में हम कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू माई लेक्चर then comment